जांच शुरू करवा रहा है। दिल्ली में वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने सिख वोटरों को लुभाने के लिए 1984 के फसादात की SIT जांच कराने का ऐलान किया है, तो दूसरी जानिब कांग्रेस के कुछ रहनुमा खासकर उसके मुस्लिम रुकने असम्बली बटला हाउस तसादुम की भी SIT जांच का मुतालबा करने लगे हैं। 1984 बनाम बटला हाउस की जांच का तनाजा अगले इलेक्शन तक चलता रहेगा। एक जांच में बीजेपी और आम आदमी पार्टी को फायदा दिख रहा है, तो दूसरी जांच में कांग्रेस को फायदे की उम्मीद है। इसी तरह मरकजी हुकूमत ने गुजरात में खातून की जासूसी के मामले में जांच कमीशन बनाने का ऐलान किया है। कांग्रेसी लीडरान को लग रहा है कि इस जांच से कुछ ऐसा निकलेगा जिससे बीजेपी के वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी की लहर बिगाड़ने में मदद मिलेगी। SIT और अदालती कमीशन की जांच के हंगामे में जब कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी ने 30 जनवरी को बिहार के अपने खिताब में महात्मा गांधी के कत्ल का मामला उठाया, तो सोशल साइट पर यह मजाक चलने लगा कि कहीं कांग्रेस महात्मा गांधी के कत्ल की जांच के लिए SIT बनाने का ऐलान या मुतालबा न कर दे। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीग से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी की वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। केजरीवाल ने राहुल गांधी पर बदउनवान होने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी यूपीए लीडरान और दीगर पार्टियों के बदउनवान लीडरान के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारेगी। उन्होंने ब्रांडिंग और शबीह सुधारने पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कहा कि क्या ये लोग जो ब्रांडिंग पर 500 करोड़ रुपए खर्च करते हैं एक ईमानदार हुकूमत दे सकते हैं? जब वो इख्तदार में आएंगे तो हमसे ये पैसा वसूल करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि राहुल गांधी, सुशील शिंदे, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, GK वासन, सलमान खुर्शीद, वीरप्पा मोइली, शिवप्रकाश जायसवाल, कमलनाथ, पवन बंसल, नवीन जिंदल, सुरेश कलमाडी, जगन मोहन रेड्डी वगैरह लीडरान के खिलाफ पार्टी अपना मजबूत उम्मीदवार खड़ा करेगी। दिल्ली में केजरीवाल की हुकूमत ने जन लोकपाल बिल पास कराने के लिए खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला किया है। आज कैबिनेट की मीटिंग के बाद दिल्ली के वजीर तालीम मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली असेंबली का खुसूसी इजलास 13 से 16 फरवरी को होगा, जिनमें 13, 14 और 15 फरवरी को असेंबली में ही मीटिंग होगी, जबकि 16 फरवरी को मीटिंग के बाद इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम को मुंतखब किया गया है। गौरतलब है कि आप पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में वादा किया था कि वो अवाम की मौजूदगी में जन लोकपाल को पास करेगी। उत्तराखंड के वजीर आला विजय बहुगुणा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आज गवर्नर अजीज कुरैशी से मुलाकात की और उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया। अपना इस्तीफा सौंपने के कुछ देर पहले बहुगुणा ने कहा कि वो पार्टी आला क़यादत की हिदायत पर इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हफ्ते को अराकीन असेंबली की एक मीटिंग तलब की जाएगी और मैं उनसे अपील करता हूं कि नया वजीर आला चुनने के लिए कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी को अख्तियार देने के मकसद से वो मुत्तफिका तौर से एक तजवीज को मंजूर करे। उत्तराखंड के नए वजीर आला के तौर पर मरकजी वजीर हरीश रावत का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेजिस्लेचर पार्टी के रहनुमा के इलेक्शन और वजीर आला के ओहदे का हलफ उठाने तक गवर्नर ने बहुगुणा को कारगुजार वजीर आला के तौर पर काम करने की हिदायत की है। 2 साल पहले बहुगुणा जब वजीर आला बने थे तभी से उनको हटाए जाने की बहस चल रही थी। NCP सरबराह व मरकजी वजीर शरद पवार ने उन खबरों की तरदीद करती है जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में उनकी नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई थी। लोक सत्ता अखबार में शाये हुई खबर में दावा किया गया था कि दिल्ली में 17 जनवरी को बीजेपी के वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी और शरद पवार की खुफिया मुलाकात हुई थी। अखबार के मुताबिक ये मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली थी और इस मुलाकात में इलेक्शन की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ था। शरद पवार ने ट्वीट कर इस खबर की तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि एक अखबार में शाये उनकी और नरेंद्र मोदी की मुलाकात की खबर बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। उन्होंने कहा कि रियासतों के दौरों या दिल्ली में वज़राए आला के इजलास के दौरान मैं वज़राए आला से मुलाकात करता हूं, लेकिन इन मुलाकातों के अलावा गुज़िश्ता 1 साल में मैं कभी भी नरेंद्र मोदी से नहीं मिला। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए, बिन बोले ही हर बात कहे जाए, जिंदगी एक चुटकी में आसान बनाए, आसान बनाए। दिल में जो है वो ये बताए, तेरी मेरी सबकी जरूरत ये
पूरी कर जाए। हम समझते हैं इस उंगली के इशारे को, इसलिए हम लाए हैं जन सेवाएं आपकी उंगली के इशारे पर। अरे उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। बस कॉमन सर्विसेज सेंटर पहुंचिए और बनाइए अपनी जिंदगी आसान एक उंगली के इशारे से। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची किसानों के महान नेता लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। घूंघट नीचे। चाची, घर में बैतुल खिला कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट खोल ही दो। एक तरफ तो बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में बैतुल खिला बनवाओ और इस्तेमाल करो। शुरू करें निर्मल भारत, जहाँ सोच वहाँ बैतुल खिला। पहले छोटी मोटी मजदूरी करके किसी तरह से अपना गुजारा करता था, लेकिन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने मुझ जैसे को स्किल्ड वर्कर बनाया और हमारी गरीबी दूर हुई। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रयासों से हम शहरी गरीबों को रोजगार के नए नए साधन मिले। हमने काम करने के कुशल तरीके सीखे और आज अपने धंधों को जमाया। पहले हम सब घरों में साफ सफाई और खाना बनाकर बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाती थी, लेकिन भारत सरकार की राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की प्रेरणा से हमने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और फिर ये काम शुरू किया। इस ग्रुप में थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम अपने ग्रुप की महिलाओं को उनकी जरूरत के हिसाब से लोन देते हैं और बैंक भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को काम के लिए कम ब्याज दरों पर लोन देते हैं। अपने काम में कुशल होना गरीबी से लड़ने का एक अचूक हथियार हो सकता है और यही सरकार के इस मिशन का पहला मकसद भी है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मिशन एक लक्ष्यानेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें वह घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। आम आदमी पार्टी के लिए हुकूमत चलाना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। हर कदम पर नई मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने जैसे तैसे डीटीसी के हड़ताली मुलाजमीन का मसला निपटाया है और एडहॉक बेसिस के असातिज़ा का तनाजा सुलझा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही बिजली का बहरान शुरू हो गया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ अलग मोर्चा खुला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली खातून कमीशन की चेयरमैन बरखा सिंह को हटाने की हुकूमत की फाइल वापस लौटा दी है। अब रियासती हुकूमत को इस मामले में सबब बताना होगा कि उसने किस बुनियाद पर बरखा सिंह को हटाने का फैसला किया। केजरीवाल ने दिल्ली के फसादात की जांच के लिए एसआईटी बनाने की तजवीज रखी तो कांग्रेसी रुकने असेंबली ने पटला हाउस तसादुम मामले में उनको घसीट दिया है। अदालती फैसले के नाम पर उन्होंने उससे किनारा कशी अख्तियार कर ली है, लेकिन इलेक्शन से पहले तक उनकी पार्टी के रहनुमा इस तसादुम पर सवाल उठाते रहे थे। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने कहा है कि वो लोकसभा इलेक्शन के बाद कांग्रेस में इनकलाबी तब्दीलियां करेंगे। छत्तीसगढ़ में दिए राहुल के इस बयान से ये अंदाजा लग रहा है कि इंतखाबी मजबूरी में वो अपने मन मुवाफिक बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। अभी सिर्फ छोटे मोटे बदलाव करके काम चलाया जाएगा। इंतखाबात के बाद राहुल गांधी पार्टी को पूरी तरह से तब्दील करेंगे। उनके करीबी लीड चांद का मानना है कि वो खानदान परस्ती के इल्जामात को खत्म करने के लिए कुछ इनकलाबी इक़दामात कर सकते हैं। अभी रियासतों में कांग्रेस
पार्टी या नौजवान और तलबा यूनिट्स में बड़े लीडरान के बेटों या उनके रिश्तेदारों का ही दबदबा है। ज्यादातर रियासतों में NSUI यूथ कांग्रेस या कांग्रेस के अहम ढांचे में उनका कब्जा है। राहुल इसे खत्म करेंगे और नीचे से कांग्रेस के आम कारकुनान को पार्टी में ऊंचे ओहदों पर फाइज करेंगे। कांग्रेस के कई लीडरान का मानना है कि इंतखाबात में शिकस्त पाकर अगर पार्टी अपोजिशन में बैठती है तो ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं। क्रिकेट मैच आगे दो तरफा सहमतियों से तय होंगे। ऐसे में मजबूत देश कमजोर टीमों के साथ खेलेंगे, इसकी संभावनाएं कम है। उससे फिर कमजोर देशों में क्रिकेट की लोकप्रियता घटती जाएगी, क्रिकेट का दायरा और सिमटेगा। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर क्रिकेट मैनेजमेंट का नया ढांचा बना रहा है। दुबई में एक इजलास के बाद बैनुल अक़वामी क्रिकेट काउंसिल की जानिब से बदलाव की तजवीज क्रिकेट खेलने वाले तमाम ममालिक को दी गई है। ये तजवीज अब तक क्रिकेट की तौसीह के लिए हो रही कोशिशों के बिल्कुल बरक्स है, यानी क्रिकेट खेल को दूसरे ममालिक में फैलाने के अमल को रोककर वक्त का पहिया उल्टा घुमाना शुरू कर दिया गया है। कुछ दिन पहले तक बैनुल अक़वामी क्रिकेट काउंसिल ICC अनाप शनाप अंदाज में दुनिया भर के ममालिक में क्रिकेट को अपनी मंजूरी दे रही थी। बांग्लादेश के बाद UAE, अफगानिस्तान, कनाडा जैसे बेशुमार ममालिक में क्रिकेट खेला जाने लगा था और ये ममालिक बैनुल अक़वामी क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने लगे हैं। लेकिन अब ICC और BCCI दोनों मिलकर इसे रोकने वाले हैं। हालांकि नए मैनेजमेंट का जो ढांचा बनाया जा रहा है उसमें सीधे तौर पर इन ममालिक को नहीं रोका जाएगा, लेकिन ममालिक के बीच आपस में मैच का ऐसा ढांचा तैयार किया जाएगा जिससे ये ममालिक अपने आप गैर मुअस्सिर बनेंगे। पहले कैलेंडर के हिसाब से मैच तय हुआ करते थे और इसमें तमाम ममालिक को हर मुल्क के साथ खेलना होता था, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलता था तो उसे लाजमी तौर से बांग्लादेश या जिम्बाब्वे के साथ भी खेलना पड़ता था। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। अब मैच ममालिक की दो तरफा रजामंदी के बुनियाद पर तय होंगे, यानी ताकतवर टीमें सिर्फ अपने जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ खेलेंगी। जब कोई बड़ी टीम कमजोर टीम के साथ नहीं खेलेगी तो मैचों में वैसी मकबूलियत नहीं देखने को मिलेगी जैसी अभी मिलती है। कमजोर टीमों के मैच को न ही स्पॉन्सर्ड मिलते हैं और न ही नाजरीन। इस लिहाज से क्रिकेट की दुनिया में दाखिल होने वाले नए ममालिक में क्रिकेट घरेलू खेल बनकर रह जाएगा। आलमी सतह पर उनको मंजूरी नहीं मिलेगी। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि बड़े ममालिक के बीच मैचों की मकबूलियत बढ़ेगी। जब दुनिया की कद्दावर टीमें आपस में टकराएंगी तो उनको स्पॉन्सर्ड भी ज्यादा मिलेंगे और नाजरीन भी ज्यादा होंगे। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि क्रिकेट का मैनेजमेंट पूरी तरह से रेवेन्यू की बुनियाद पर मुनज़्ज़म होने वाला बन जाएगा। छोटे और कमजोर टीम वाले ममालिक की कीमत पर बड़े ममालिक अपने यहाँ क्रिकेट की मकबूलियत को बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अलावा जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज में क्रिकेट की मकबूलियत बरकरार है। इन ममालिक की मजबूत क्रिकेट टीम है। न्यूजीलैंड की टीम भी जब घरेलू पिच पर खेलती है तो वो एक मजबूत टीम होती है। चुनांचा जाहिर है कि क्रिकेट इन 8 ममालिक में सिमट कर रह जाएगा, लेकिन इन 8 ममालिक में भी दादागिरी हिंदुस्तान की चलेगी, जिसका क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड में से एक है। हिंदुस्तान बाकी 2 ममालिक के क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के साथ रजामंदी बनाकर तमाम फैसले करवाएगा और दुनिया के बाकी ममालिक को उसे मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा। ये दादागिरी सिर्फ मैच तय कराने में नहीं होगी, बल्कि क्रिकेट के ज़ाब्ते तय करने, टूर्नामेंट का खाका तैयार करने, आलमी कप वगैरह के ड्रॉ बनाने जैसे हर मामले में होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद क्रिकेट की भावी दशा दिशा पर चर्चा करेंगे। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। आज हम मिलेंगे नूर बानो से। नूर बानो ने पूरे कॉलेज में फर्स्ट आकर अपने फिरके का नाम रोशन किया है। नूर बानो, पहले तो बहुत बहुत मुबारक। आप हमें अपनी कामयाबी के बारे में बताइए। देखिए, मेहनत तो मैंने की, लेकिन इस बात का असली क्रेडिट जाता है वजारत बराए अक़लियती उमूर की मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन यानी
MEEF को, क्योंकि इसी से हम जैसी अकलियती फिरके के तालिबात को पढ़ाई के लिए वजीफा दिया गया और MEEF के तहत ही तालीम के मैदान में काम कर रहे गैर सरकारी इदारों को इंस्टीट्यूट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए माली ताउन दिया जा रहा है, जिससे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए नई बिल्डिंग्स के साथ ढेरों बेहतर सहूलियात भी मिल रही हैं। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन हम अकलियतों के लिए तालीमी नेमत है। तो देखा आपने, नूर बानो की मेहनत और सरकार के मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन ने तालीम के मैदान में कमाल कर दिखाया है। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले, पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया, पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों न कहें, हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। दुबई में आईसीसी की बैठक में क्रिकेट के नए ढांचे पर विचार हुआ। आईसीसी बोर्ड फिर 8 फरवरी को बैठेगा, जिसमें तमाम संकेत यही है कि भारत के सुझाए प्रस्ताव मान लिए जाएंगे। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी है। बेदी जी, अपना जो क्रिकेट बोर्ड है वो आईसीसी से जिस तरह के फैसले करवा रहा है, उससे क्या ये नहीं लगता है कि क्रिकेट अंततः केवल भारत में ही खेलने वाला खेल हो जाएगा और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 2 हो जाए, बाकी दुनिया में जो 5-6 दूसरे देश है उससे खत्म होता हुआ लगता है? बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि देखा जाए तो इस पे हंसी भी आ सकती है, मगर जो हंसी की बात है, मगर आपने सही कहा जिस तरीके से कर रहे हैं। और देखिए इसमें यह है कि एक छोटी सी गलती होगी तीनों में, इंग्लैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया के इन्होंने एक गड़बड़ की, इन्होंने साउथ अफ्रीका को बाहर रखा। अगर साउथ अफ्रीका को भी ले लिया होता तो ये मामला ही खत्म होता, फैसला ही हो जाता कि साहब हम ही कंट्रोल करेंगे, हम ही खेलेंगे, पैसा हमारे पास आता है, हम डिसाइड करेंगे किसे खेलना है, कब खेलना है और कितना पैसा दूसरी टीम को मिलेगा। मगर क्योंकि इन्होंने साउथ अफ्रीका को बाहर रख दिया, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 टीम है। देखिए एक बात है, त्रासदी देखिए कि तीनों टीमें, तीनों कंट्री जो जिन्होंने शो डलाया, इनकी टीमों का हाल देखिए कि भारत सीरीज हार गया न्यूजीलैंड से, जिस न्यूजीलैंड को हम मानते नहीं है। इंग्लैंड इतनी बुरी तरह से हारा ऑस्ट्रेलिया से अभी, और ऑस्ट्रेलिया जब इंग्लैंड में गया था बड़ी बुरी तरह से, ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया में आया था बड़ी बुरी तरह से। तो तीनों टीमों का हिम्मत देखिए, क्योंकि हमारा पैसा है। मतलब इन तीनों अपनी दादागिरी जो कर रहे हैं वो पैसे के बल के ऊपर, विज्ञापन और कमाई है, उसके आधार पर ये कह रहे हैं कि हम जैसा खेलेंगे वैसे ही हम लोग ही पूरी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कंट्रोल करेंगे। असली मकसद तो यही है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तीनों ये बोर्ड है, अगर इनकी क्रिकेट परफॉर्मेंस देख लें ऑन द फील्ड तो बुरी हालत है। लेकिन पैसे के नाते परफॉर्मेंस है, पैसे के नाते पर यही तो कंट्रोल करते हैं। इसी कारण ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इन तीनों में से भारत सबसे आगे है। वो कहते हैं सब, और जो हकीकत है 80% हमसे कमाते हैं आप, बाकी आपके पास है क्या? अगर आप शो डालेंगे तो हम नहीं जाते और हम नहीं जाएंगे। तो ये एक बात बता दें, आपने सही कहा कि क्या सिर्फ भारत में क्रिकेट होगा, बाहर नहीं होगा। जिस वक्त वेस्ट इंडीज में भारत पहली बार आउट हो गया, पहले वो सारा टूर्नामेंट फेल हो गया। हालांकि क्योंकि ना उधर एडवर्टाइजर रहे, ना उधर स्पॉन्सर रहे, सारे लोग ना मैच देखने वाले रहे। नहीं, लेकिन ये जो विचार है, जो 8 फरवरी को फिर आईसीसी की मीटिंग होगी और उसमें तय होगा फाइनली, इसके अंदर बुनियादी बात क्या है? मतलब आप दर्शकों के नाते या अपने उसके नाते क्या है मामला, क्या करना चाह रहे हैं? कि भारत
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने डिसाइड किया कि बहुत हो गया, पैसा हम कमाते हैं, इनको क्यों दें। दूसरा, आईसीसी एक फ्यूचर एफटीपी फ्यूचर टूर प्रोग्राम बनाती थी। उससे ये होता था कि ये डिसाइड होता था कि भारत ने पाकिस्तान से खेलना है, भारत ने ये बांग्लादेश से खेलना, श्रीलंका से खेलना, सब वो डिसाइड करते थे। पर अब वो नहीं होगा। उसमें यह होता था कि अब आईपीएल शुरू हो गया, उसमें कई कंट्रीज का उन्हीं दिनों जो आईपीएल में होता था उनका अपने मैच होते थे, तो कई प्लेयरों को वो कहते थे नहीं जाओ आईपीएल में खेलो। अब इन्होंने कहा साहब हमारा जो आईपीएल है या जैसा बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में चलता है या इंग्लैंड में सीरीज T20 चलता है, तो उसको जो प्राइवेट है उसमें बहुत पैसा है, तो क्या फायदा है खेलने का। तो उन्होंने अब ये डिसाइड किया, अकॉर्डिंग ये प्रपोजल जब अगर प्रस्ताव होगा कि हम डिसाइड करेंगे किससे खेलना है, वो पहले डिसाइड करेंगे और कब किसके साथ खेलना है, कितने दिन खेलना है। एक देश दूसरे देश से खुद डिसाइड करेगा, आईसीसी के जरिए नहीं होगा। इसलिए ये कि भारत की टीम बांग्लादेश के साथ खेलने में फायदा नहीं है, श्रीलंका नहीं है, न्यूजीलैंड नहीं, तो ये इससे कुल मिलाकर क्रिकेट फिर 3 देशों का 4 देशों का और ज्यादा सिमट जाएगा। उन्होंने ये कहा, सिमट तो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप पर एहसान करेंगे, हम आ जाएंगे आपके पास, कभी कभार आ जाएंगे, जब आएंगे जब आपको थोड़ा पैसा चाहिए। और ये भी हिकारत है कि आपको पैसा चाहिए, ये वर्चुअली यही कहा, मतलब ये आपको पैसा चाहिए। तो उन्होंने पाकिस्तान को क्या कहा, पाकिस्तान ने कहा कि आप हमारे साथ खेलते नहीं, उन्होंने कहा आपको पैसा चाहिए, हम खेलेंगे आपसे। उन्होंने कहा जी चले खेलते हैं, कहते गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी। वो पाकिस्तानी ये कहते हैं, आप एक तरफ से कहते गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही, दूसरी तरफ से आप कहते हैं हम खेलेंगे। अब आप कहां खेलेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे कहां खेलेंगे। तो बीसीसीआई ने ये कहा कि हम डिसाइड करेंगे किसके साथ कब खेलना है। जी तो नहीं, तो उस नाते पाकिस्तान में भी खेल को लेकर जोश, या बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इसमें अगर घटेगा और दर्शक घटते जाएंगे तो ये दूरगामी दूरदृष्टि के हिसाब से ये खतरनाक नहीं है। नहीं, खतरनाक नहीं है, पूरा इन्होंने हिसाब किताब कर लिया है। उन्होंने कहा जी जितना भारत में मैच देखते हैं या जितनी तो भारत मतलब भारत पर ही फोकस नहीं, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 3 और वेस्ट इंडीज इनके साथ है, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है देने। न्यूजीलैंड इनके साथ है, उनके पास भी कुछ नहीं है। शोर करने वाली 4 कंट्रीज हैं। साउथ अफ्रीका जैसे मैंने आपको कहा उसको मिलाया नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने बड़ा ऑब्जेक्ट किया है। और इनको 7 वोट चाहिए, 4 या 6 इस तरफ है, एक और निकाल लेंगे 7 का। जहां तक इन्होंने कहा पैसा, अब शोर पड़ता है पैसे का। भारत का ये कहना है कि 80% रेवेन्यू हमारा था, हम ज्यादा पैसा लेंगे। अगर आज जो मिलता है, और उन कंट्रीज को देने का कोई फायदा नहीं जहां पर क्रिकेट के नाम पर पैसा तो दिया जा रहा है मगर वहां पर कुछ हो नहीं रहा। अगर लॉजिकल देखा जाए वो पॉइंट तो है कि आप पैसा दे रहे अंगोला को, 110 कंट्री रखी है आपने दिखाने के लिए, दिखाने के लिए उनको पैसा जा रहा है, तो वो बंद होना चाहिए। और साथ में हम जब हम पैसा कमाते हैं, हमारे लोग ये कहते हैं हम क्यों बांग्लादेश को दें, हमने कोई ठेका ले रखा कि हम पाकिस्तान को क्यों दें, हम ये करें जो फंड बनाएंगे। लेकिन ये बात अपनी जगह तर्क है, लेकिन कुल मिलाकर खेल के फैलाव, क्रिकेट के फैलाव में तो ये बहुत ही नुकसानदायी है कि फिर अंगोला क्यों खेलेगा, या वहां क्रिकेट का नाम लेवा ही नहीं होगा, तो दुनिया के अंदर फिर 4 देशों के अंदर नाम लेवे हो जाएंगे। इन्होंने बड़ी कोशिश की क्रिकेट फैलाने, और क्रिकेट कमजोरी मतलब तंग ही होता जा रहा है। और जो अगर आपके बाहर के प्लेयर खेल भी रहे हैं अपने नए प्लेयर, उनमें सारे भारतीय या पाकिस्तानी आ रहे हैं बेसिकली देखा जाए तो। रवि बोपारा हुआ, ये पनेसर हुआ, या जैसे भी है पाकिस्तान के भी प्लेयर हैं जो बाहर जाके सेटल हो गए। जो इनका जब जगमोहन डालमिया साहब ने आईसीसी प्रेसिडेंट बने थे, जो इनका मूड था कि ये फैलाए, उस समय डालमिया के वक्त में फैलाने की कोशिश थी, अभी तक भारत की तरफ से भी थी, पर अब ये कि नहीं फैलना वेलना, खर्चा वर्चा फालतू बार मत करो। और आप देखा है कि 80% जो है उसमें आए, तो उसमें अगर आप ये जो आईसीसी ने जो या इनका जो 3 का फार्मूला है उसके लिहाज से तो अरबों रुपया भारत को एक्स्ट्रा आएगा, अरबों रुपया इंग्लैंड को मिलेगा। उसी हालांकि भारत क्रिकेट की कमाई में मालामाल होगा, लेकिन क्रिकेट के का जो खेल है वो अपने आप दुनिया में सिमटेगा, ये लबोलुआब निकलता है। सिमट तो गया है, जब सिमट गया तभी इनको पता चला कि सिमट क्या फैलाने की जरूरत नहीं है। तो अब ऐसा करें कि ऑस्ट्रेलिया को मिला लें, इंग्लैंड को मिला लें, जहां पर क्राउड आती है, तीनों जगह पे हम प्रेसिडेंट बनेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन बनेंगे, इंग्लैंड वाले बनेंगे फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन। तो ये तीनों आपस में अपना 2 साल के लिए, मतलब पहला जो होगा वो भारत बनेगा, ऑस्ट्रेलिया बनेगा एग्जीक्यूटिव कमेटी, और फाइनेंस का इंग्लैंड। फिर 2 साल के बाद मतलब तीनों मिलकर अपना खेल और खेल मैनेजमेंट संभालेंगे। और उन्होंने कह दिया कि अगर आपको ज्यादा शोहरत 5-3-4 मेंबर की कमेटी की जगह 5 कर देंगे, सब कुछ होगा, मानना आपको हमारा पड़ेगा। उन्होंने शोर डाला, लोगों को उनको टाइम दे दिया, मगर ये लाइट्स क्यों ऑन है? इशार आप जो हमने डिसाइड करे करना वही होगा। जी बेदी जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। 9 बजे भी चालू रखा है इन्होंने, इसी चैनल पर इसी समय।
होती है, इसलिए तो बोल रहे हैं। प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या है? इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। तालिबान से जल्द अज जल्द शुरू किए जाएं मुज़ाकरात। मुज़ाकरात के लिए बनी कमेटी को पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की हिदायत। यमन में फौज पर मिलिटेंटों का हमला, यमनी फौज के 15 जवान हलाक। और वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में मुस्लिम मिलिशिया ने फ्रांसीसी अमन दस्ते पर लगाया जानिबदारी का इल्जाम। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तालिबान से मुज़ाकरात के लिए तश्कील दी गई कमेटी से आज इस्लामाबाद में बातचीत की। उन्होंने कमेटी को तालिबान के साथ जल्द अज जल्द बातचीत शुरू करने की हिदायत दी। पाकिस्तान की हुकूमत ने तालिबान को बातचीत का जो आखिरी मौका दिया उसमें वो अपनी जानिब से कोई ताखीर नहीं करना चाहती। यही वजह है कि वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए तश्कील दी गई कमेटी के साथ इस्लामाबाद में बात की और कमेटी को मुज़ाकरात जल्द अज जल्द शुरू करने की भी हिदायत दी। मीटिंग में कमेटी के चारों अरकान के अलावा वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान भी शरीक थे। मीटिंग में नवाज शरीफ ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात के जरिए अमन के हुसूल की उम्मीद का इजहार किया और कमेटी को हिदायत दी कि तालिबान के जो धड़े बातचीत के लिए तैयार हैं उनसे फौरी राब्ता किया जाए और मुज़ाकरात का अमल बिला ताखीर शुरू कर दिया जाए। नवाज शरीफ ने कहा कि 4 रुकनी कमेटी तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार है। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान से कहा कि वो कमेटी को मुज़ाकरात के लिए मतलूबा मालूमात और दरकार वसाइल फराहम करें। मीटिंग में कमेटी के इख्तियारात और तालिबान के साथ मुज़ाकरात के कानूनी पहलुओं पर भी तबादला ख्याल हुआ और यह फैसला किया गया कि कमेटी की अगली मीटिंग में इन मौज़ूआत पर तफसीली बातचीत होगी। तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए बनी कमेटी को सिक्योरिटी फराहम कराने की जिम्मेदारी वफाकी और सूबे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को दी गई है। इस बीच कमेटी ने पाकिस्तान की सरकर्दा शख्सियतों से सलाह मशवरा भी शुरू कर दिया है। कमेटी के 2 अरकान ने तहरीक इंसाफ पार्टी के सरबराह इमरान खान से मुलाकात की है। इमरान खान ने कमेटी के अरकान को मशवरा दिया कि बातचीत के जरिए जंगबंदी को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश की जाए। ख्याल है कि वज़ीर आज़म ने बुध को कौमी असम्बली के इजलास से खिताब के दौरान कहा था कि वो माजी के तल्ख तजुर्बात को पसे पुष्ट डालकर तालिबान को मुज़ाकरात का आखिरी मौका दे रहे हैं। इसके बाद ही वज़ीर आज़म ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी।
ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। पाकिस्तान में आज अदालत ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, लेकिन ये गिरफ्तारी वारंट जमानती है, इसलिए अगर मुशर्रफ को गिरफ्तार भी किया जाता है तो अदालत में जमानती मुचलका जमा करके रिहा भी हो सकते हैं। मुल्क से गद्दारी के मामले में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमे की समाअत करने वाली अदालत ने मुशर्रफ के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। खुसूसी अदालत ने साबिक पाकिस्तानी सदर परवेज मुशर्रफ की बैरून